साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। साथियों, इस वीडियो में हम वाइगोत्स्की का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत देखने जा रहे हैं। निश्चित रूप से बहुत ही शानदार क्लास होने वाला है। थ्योरी के बाद इसी वीडियो में हम टॉप 30 एमसीक्यू का प्रैक्टिस भी करेंगे, जो परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों का संग्रह रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। वाइगोत्स्की का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। सबसे पहले इसके बारे में थोड़ा परिचय जान लेते हैं। इनका पूरा नाम है लेव सेम्योनोविच वाइगोत्स्की, जिनका सफ़र रहा 1896 से लेकर 1934 तक। ये रूस के निवासी थे। पूछा जाता है साथियों कि वाइगोत्स्की जो है वो कहाँ के निवासी थे, तो रूस के निवासी थे और इनकी पहचान एक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक के रूप में है। इसके पहले जब हम आपने जिन पियाजे का वीडियो देखे होंगे, उनका जो निवास स्थान बताया गया है वो स्विस मनोवैज्ञानिक थे। याद रखिएगा, स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे। और इनका यदि पूछा जाएगा तो रूस के निवासी थे, रूस के मनोवैज्ञानिक थे। और कन्फ्यूजन नहीं होना है, बस याद रखिएगा। अन्य नाम, इस सिद्धांत का अन्य नाम पूछा जा सकता है सामाजिक एवं सांस्कृतिक संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत कहते हैं, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत या सोशियो कल्चर थ्योरी कहते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है सोशियो कल्चर थ्योरी, कल्चरल थ्योरी के नाम से जाना जाता है सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। उसका कारण है इन्होंने बालक की संज्ञानात्मकता के संदर्भ में समाज, संस्कृति और भाषा, ये त्रिकोणीय जो है इस पर फोकस किया गया है। समाज, संस्कृति और भाषा जो है बच्चों का जो संज्ञानात्मक विकास का मुख्य आधार बताया गया है वाइगोत्स्की के अनुसार, उनमें इन्होंने त्रिकोणी को दिया गया है। त्रिकोण कौन कौन सा है? समाज, संस्कृति और तीसरा है भाषा। इनके द्वारा ही बच्चों का संज्ञानात्मक विकास होता है कि समाज, संस्कृति व भाषा की अंतःक्रिया पर विशेष बल दिया है और इन्हीं के आधार पर बच्चों का संज्ञानात्मक विकास होता है। आइए और भी अच्छे से जानते हैं। ये देख सकते हैं संज्ञानात्मक विकास का 3 आधार स्तंभ है, संस्कृति, समाज और भाषा। आइए इनके बारे में जो परिचय देख रहे हैं उसमें प्रमुख पुस्तकें भी पूछा जाता है, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है थॉट एंड लैंग्वेज। याद रखिएगा, इनके द्वारा रचित पुस्तकें में यहाँ पर 3 पुस्तकें बताया गया है, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है थॉट एंड लैंग्वेज, चिंतन और भाषा। याद रखिएगा, एजुकेशनल साइकोलॉजी, थिंकिंग एंड स्पीच, ये तीनों बुक आप याद रखिएगा। लेकिन ज़्यादातर जो अपने इसमें जो थ्योरी में बताए हैं वो थॉट एंड लैंग्वेज में ज़्यादा इनका प्रचलित रहा ये पुस्तक, और पूछा भी जाता है इसके बारे में। चलिए इस सिद्धांत के मुख्य तत्व और जानते हैं। इस सिद्धांत में MKO, स्कैफोल्डिंग और ZPD तीनों अवधारणाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई है, और ये तत्व अधिकतर एग्जामों में जो है इन्हीं पर क्वेश्चन बनता है, MKO, स्कैफोल्डिंग और ZPD। MKO क्या है? MKO का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है मोर नॉलेजेबल अदर, अधिक जानकार अन्य। अर्थ है MKO वह व्यक्ति या टूल्स हो सकता है जिसके पास बच्चे की तुलना में किसी कार्य या विषय का अधिक ज्ञान या कौशल होता है। MKO कौन कौन हो सकता है? तो वह शिक्षक भी हो सकता है, माता पिता भी, बड़ा भाई या बहन, सहपाठी, पीयर। और डिजिटल और आधुनिक माध्यम में देखा जाए तो आप आधुनिकता में जब चल रहे हैं तो अभी के मनोविज्ञान के हिसाब से ये भी पूछा जा सकता है मोबाइल, वीडियो, AI टूल्स। याद रखिएगा, MKO जो है बच्चों की तुलना में जो अधिक जानकार है, जिस विषय में जो है बच्चों से अधिक जानकार है, उन्हें MKO के श्रेणी में रखा गया है। और उनके कैटेगरी में ये सब शामिल है, शिक्षक भी हो सकता है, माता पिता भी, बड़ा भाई या बहन, सहपाठी भी हो सकता है जो बच्चों से, खुद क्लासमेट भी हो सकता है। याद रखिएगा, यदि एक बच्चे का जो है सहपाठी यदि बच्चे से ज़्यादा जानकार है कोई विषय में, तो वह भी उनके MKO हो सकते हैं। डिजिटल और आधुनिक माध्यम में मोबाइल और वीडियो, AI टूल्स, ये भी जो है MKO का भूमिका अदा कर सकते हैं। चलिए उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। कक्षा 2 का बच्चा घटाव नहीं जानता, शिक्षक उसे उदाहरण देकर सिखाता है या कोई बड़ा बच्चा उसे समझाता है, तो यहाँ शिक्षक या बड़ा बच्चा का रोल क्या हो जाएगा? MKO। उस बच्चे के लिए क्या हो जाएगा? MKO, मोर नॉलेजेबल अदर। दूसरा जो तथ्य है याद रखिएगा, ZPD, इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, समीपस्थ विकास का क्षेत्र। याद रखिएगा, इनका हिंदी नेम और इंग्लिश नेम दोनों याद रखिएगा, क्योंकि दोनों से क्वेश्चन बनता है। चलिए इसके बारे में इस रीजन के माध्यम से समझते हैं। इसके आधार पर जो है ZPD के सिद्धांत को समझने के लिए इससे जो है 3
क्षेत्रों में बांटा गया है, 3 रीजन में बांटा गया है। पहला जो रीजन है अंदर में वो व्हाट आई कैन डू, अर्थात बच्चा यहाँ स्वतंत्र रूप से कर सकता है। यहाँ जो है व्हाट आई कैन डू विथ हेल्प्स, अर्थात इस रीजन की बात करें और इसी रीजन को जो है जेडपीडी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट के श्रेणी में रखा गया है। और यह जो है बच्चों को हेल्प लेना पड़ता है। बच्चा जो है कोई चीज़ में रुकता है तो वहाँ MKO के द्वारा जो है हेल्प लेता है और उस कार्य को फिर कर लेता है। और यहाँ जो है व्हाट आई कांट डू, अर्थात यहाँ बच्चा उस समस्या को नहीं कर पाता, वो रीजन है। अर्थात 3 रीजन में बांटा गया है। और इसमें जो है जो यहाँ ग्रीन में दिखाया गया है, यहाँ बच्चा बहुत ही आसानी से कर लेता है। जोन ऑफ अचीव्ड डेवलपमेंट, जिसे ZAD का जो है संज्ञा दिया गया है, वेयर द लर्नर इज राइट नाउ, अर्थात जो है सीखने वाला बच्चा या जो सीखने वाला होता है वो यह रीजन में स्वतंत्र रूप से कर सकता है। आइए और भी इसे उदाहरण से समझते हैं। यहाँ ZPD वह क्षेत्र है जिसमें बच्चा अकेले कार्य नहीं कर सकता लेकिन MKO की सहायता से कर सकता है। सरल शब्दों में जाने तो जो बच्चा आज मदद से कर सकता है वही कल अकेले कर पाएगा, अर्थात वो जो है स्वतंत्र कार्य करने की तरफ आगे बढ़ता है। पहले जो है बच्चा हल्का मदद लेता है, थोड़ा मदद लेता है और आगे चलकर वह स्वतंत्र कर पाता है, वो प्रक्रिया है यहाँ पर ZPD जो है जोन प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ZPD के 3 क्षेत्र है, वही जो अभी हम रीजन में देखें, व्हाट आई कैन डू जो बच्चा खुद कर सकता है, व्हाट आई कैन डू विथ हेल्प ZPD जो मदद से कर सकता है, व्हाट आई कांट डू जो अभी संभव नहीं है। आइए उदाहरण से समझते हैं अच्छे से। बच्चा जैसे कि 2 + 2 = 4 खुद कर लेता है, वही जो है छोटों बच्चों की बात हो रही है तो यहाँ 12 + 15 शिक्षक की मदद से करता है। तो यही जो शिक्षक से मदद करता है वो ZPD के श्रेणी में आएगा, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट के रीजन में आएगा। जैसे कि और अगला बात करें, बीजगणित अलजेब्रा नहीं कर पाता है क्योंकि वह उसके आई कांट डू इट, मतलब वो बिल्कुल भी नहीं कर सकता, वो उसके या तो कह सकते हैं बच्चा उस स्तर पर नहीं पहुंच पाया है। अर्थात यहाँ पर जो ZPD का जो स्तर की बात करेंगे जहाँ पर बच्चा हेल्प के द्वारा करता है वही ZPD कहलाएगा। अर्थात 15 जो सेकेंड वाला जो रीजन होगा, बीच वाला 12 + 15 वाला भाग ZPD की श्रेणी में आएगा। तीसरा जो कॉन्सेप्ट है इसमें स्कैफोल्डिंग बहुत ही जो है इम्पॉर्टेंट है, मचान या सहारा देना होता है। जैसे कि एक बिल्डिंग तैयार किया जाता है तो बिल्डिंग को तैयार करने के लिए बहुत सारे उसमें हम आम भाषा में कहें तो चैली बनाया जाता है, तो वो चैली जो है उसे मचान कहा जाता है, सहारा देना कहा जाता है। उसी प्रकार यहाँ बच्चों के लिए भी इस सिद्धांत में स्कैफोल्डिंग शब्द का यूज किया गया है वैगोत्स्की के द्वारा। अन्य नाम इनका जो है ढांचा निर्माण, मचान या पाड़, ये भी शब्द बहुत बार CTET में CBSE के द्वारा जो है ये शब्द से भी प्रश्न बहुत बना है, पाड़ के द्वारा। अर्थ देखते हैं, स्कैफोल्डिंग वह अस्थायी सहायता है। याद रखिएगा, स्कैफोल्डिंग के बारे में पूछा जाता है तो यह अस्थायी सहायता है, स्थायी सहायता नहीं है। अर्थात जहाँ बच्चा रुकता है वहाँ थोड़ी सी मदद और थोड़े समय के लिए मदद दिया जाता है, हेल्प दिया जाता है, जो MKO बच्चे को ZPD में देता है ताकि बच्चा धीरे धीरे स्वतंत्र हो जाए, स्वतंत्र रूप से वह कार्य या उस सवाल को हल करना शुरू कर दे, या कोई भी दैनिक जीवन का जो वो बच्चा नहीं कर पा रहा है, सिर्फ पढ़ाई बस को नहीं बोलेंगे। जैसे कि बच्चा जो है एक तरीके से कह सकते हैं कि साइकिल चलाना सीख रहा होता है और थोड़ा पीछे से कोई बड़ों के द्वारा या साथी के द्वारा यदि थोड़ा उसको हेल्प कर दिया जाता है, पीछे से पकड़ दिया जाता है तो वो धीरे धीरे चलाना शुरू कर देते हैं, तो उसे भी हम स्कैफोल्डिंग के श्रेणी में रखेंगे, वो अस्थायी सहायता होता है। आइए विशेषताएं देखते हैं इसका। तो शुरुआत में अधिक सहायता, फिर धीरे धीरे सहायता कम किया जाता है, अंत में बच्चा स्वयं कार्य करने लगता है। उदाहरण के माध्यम से समझें तो बच्चा निबंध लिखना सीख रहा है, शिक्षक पहले विषय समझाता है, फिर संकेत देता है, इंट्रोडक्शन ऐसे लिखो, और बाद में बच्चा खुद पूरा निबंध लिखता है। यह पूरी प्रक्रिया स्कैफोल्डिंग है, ये हिंदी के आधार पर उदाहरण। तो इस प्रकार जो है ये जो महत्वपूर्ण शब्दावली है देखें। अब देखेंगे तीनों का आपसी संबंध, तीनों कैसे एक दूसरे से संबंध रखते हैं। जैसे कि इधर अवधारणा और इसकी भूमिका। पहला है MKO जो कि सहायता देने वाला है, और ZPD जहां सीखना संभव है, और कैसे संभव है तो MKO के माध्यम से। तो इसलिए ये तीनों का आपसी संबंध है।
जेडपीडी में बच्चों का सीखना संभव इसलिए है क्योंकि भूमिका किसकी होती है, एम के ओ की, और स्कैफोल्डिंग सहायता देने की प्रक्रिया कहलाती है। तो ये तीनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ कॉन्सेप्ट है। आइए और भी इसके बारे में देखते हैं। एम के ओ स्कैफोल्डिंग के माध्यम से बच्चों को जेडपीडी से बाहर निकालकर स्वतंत्र बनाता है। याद रखिएगा, ये बहुत ही बढ़िया लाइन है कि एम के ओ क्या करता है, स्कैफोल्डिंग के माध्यम से बच्चों को जेडपीडी से बाहर निकालकर स्वतंत्र बनाता है। एम के ओ कौन है, जो मोर नॉलेजेबल अदर है, और स्कैफोल्डिंग क्या है, पाड़ है जो अस्थायी सहायता दिया जाता है जहां बच्चे रुकते हैं, और जेडपीडी क्या है, जेडपीडी वह रीजन है जहां बच्चों का सीखना संभव है, जहां बच्चे जो है अन्य व्यक्तियों से जो एम के ओ के द्वारा सहायता से कोई कार्य कर सकते हैं और इससे वो बाहर निकल के स्वतंत्र रूप से वह कार्य करना फिर सीखते हैं। अगला है, एक संयुक्त उदाहरण देखा जाए तो कक्षा 1 का बच्चा पढ़ना सीख रहा है। शिक्षक क्या होंगे, एम के ओ होंगे, और अक्षर पहचानने में मदद करता है तो स्कैफोल्डिंग कहलाएगा। बच्चा मदद से पढ़ता है जेडपीडी, कुछ समय बाद वह खुद स्वतंत्र पढ़ने लगता है। तो यह तीनों चीज़ जो है ये पुनः जो है इस उदाहरण से क्लियर हो जाएगा। वाइगोत्स्की ने सीखने को सामाजिक प्रक्रिया माना है। सीखने को सामाजिक प्रक्रिया माना है। जेडपीडी सीखने का सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है, स्कैफोल्डिंग अस्थायी सहायता है, और एम के ओ क्या है, मानव या तकनीक दोनों हो सकते हैं। तो यहाँ पर छोटे छोटे बिंदुओं में फिर से एक बार बताया गया है कि जेडपीडी क्या है, सीखने का सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र, और स्कैफोल्डिंग अस्थायी सहायता, और एम के ओ क्या है, वो मानव भी हो सकते हैं और तकनीक दोनों हो सकते हैं। नेक्स्ट है सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत का मुख्य तत्व जो इसमें हम देखे हैं, समाज, संस्कृति और भाषा। अभी सबसे पहला जो बताया गया है वाइगोत्स्की के द्वारा कि 3 आधार स्तंभ है बच्चों का संज्ञानात्मक विकास का, जैसे कि जीन पियाजे के द्वारा पूर्ण रूप से कहा गया है कि बच्चे करके सीखते हैं और वह जो है धीरे धीरे उनका विकास होता है उम्र के आधार पर। यहाँ बच्चा जो है बोला गया है वाइगोत्स्की के अनुसार कि बच्चा जो है समाज, संस्कृति और भाषा तीनों के अंतःक्रिया के द्वारा अपना संज्ञानात्मक विकास करता है। तो इसमें जो है समाज, संस्कृति और भाषा तीनों का जो है सांस्कृतिक संज्ञानात्मक विकास में मुख्य आधार स्तंभ बताया गया है वाइगोत्स्की के द्वारा। यही कारण है कि वाइगोत्स्की के सिद्धांत को सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, सोशियो कल्चरल थ्योरी कहा जाता है। आइए सबसे पहले हम समाज को जानते हैं थोड़ा बहुत, बच्चे कैसे समाज में सीखते हैं। तो इसमें समाज को सबसे ऊपर दिखाया गया है क्योंकि बच्चा अकेले नहीं सीखता, वह परिवार, शिक्षक, सहपाठी और समुदाय से सीखता है। समाज बच्चे को सीखने के अवसर प्रदान करता है। तो ये समाज के जो मुख्य पार्ट कौन कौन सा है आप सभी जानते हैं, परिवार, शिक्षक, सहपाठी, समुदाय, ये सभी समाज का पार्ट है। इसलिए समाज बच्चे को सीखने के अवसर प्रदान करता है। दूसरा देखते हैं संस्कृति। तो संस्कृति से तात्पर्य क्या है, रीति रिवाज, परंपराएं, मूल्य, सोचने का तरीका। विभिन्न संस्कृतियों में बच्चों की सोच और सीखने की शैली अलग अलग होती है और उसी के आधार पर बच्चे जो है अपने संस्कृति से जो है इन सभी मूल्यों को सीखते हैं। तीसरा है भाषा, लैंग्वेज। भाषा वाइगोत्स्की के सिद्धांत का सबसे महत्वपूर्ण तत्व माना गया है। याद रखिएगा, भाषा को वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का सबसे महत्वपूर्ण तत्व माना गया है। भाषा सोच को विकसित करती है, भाषा विचारों को आकार देते हैं। और यहाँ पर जो है वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा के भी 3 प्रकार बताए गए हैं जो बच्चे के द्वारा यूज करते हैं। जैसे कि पहला है सामाजिक भाषण, सोशल स्पीच। पूछा जाता है साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है, इसे ध्यान से समझिएगा। इसका जो है सामाजिक भाषण का जो उम्र होता है, सामाजिक भाषा का जो बच्चों में 3 प्रकार के भाषाएं बताए गए हैं वाइगोत्स्की के अनुसार, उसमें सबसे पहला है सामाजिक भाषण, सोशल स्पीच। जन्म से लगभग 2 से 3 वर्ष तक होती है। सामाजिक भाषण वह भाषा है जिसका प्रयोग बालक प्रारंभिक अवस्था में दूसरों के साथ संवाद करने, अपनी आवश्यकताओं को व्यक्त करने तथा सामाजिक अंतःक्रिया स्थापित करने के लिए करता है। इस स्तर पर भाषा पूरी तरह बाह्य, एक्सटर्नल होती है। याद रखिएगा, उदाहरण है मम्मी पानी, यह खिलौना दो। इस प्रकार का बच्चे जो है शुरुआती जो अपना आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो शब्द बोलते हैं वह जो है सामाजिक भाषण के सोशल स्पीच की श्रेणी में आता है। परीक्षा बिंदु से समझे तो इस स्तर पर भाषा का प्रयोग मुख्यतः सामाजिक संप्रेषण के लिए होता है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट जो भाषा है आत्म केंद्रित या इसी को निजी भाषण कहते हैं। हिंदी में याद रखिएगा तो ईगोसेंट्रिक स्पीच और प्राइवेट स्पीच भी कहते हैं। यह उम्र
लगभग 3 से 7 वर्ष तक के बच्चों में होती है। आत्म केंद्रित या निजी भाषण वह भाषा है जिसमें बालक कार्य करते समय स्वयं से बोलकर अपने व्यवहार को निर्देशित, नियंत्रित और नियोजित करता है। यह भाषा सामाजिक भाषण और आंतरिक भाषण के बीच संक्रमण अवस्था को दर्शाती है। जैसे कि आगे हम जो तीसरा देखने वाले हैं वो आंतरिक भाषण देखेंगे, इसलिए इसमें कहा गया है कि पहला जो भाषण बताया गया है सामाजिक और ये तीसरा है, उनके बीच जो संक्रमण की अवस्था को दर्शाता है कौन? दूसरा आत्म केंद्रित या निजी भाषण। जैसे उदाहरण के आधार पर देखें तो पहले यह रखूं फिर वह, नहीं नहीं ऐसे नहीं करना है। बच्चे खुद से बातें करते रहते हैं। याद रखिएगा, बच्चे को देखिएगा 3 से 7 वर्ष के बच्चों को, छोटे बच्चों को, जब वह अपने खिलौना के साथ खेलते रहते हैं तो खिलौने से भी बात करते रहते हैं और वहाँ पर उनके साथी भी नहीं होते हैं तो भी कुछ न कुछ वो बात करते हुए जो है अपना खेल खेलते रहते हैं। इसी को वैगोत्स्की के द्वारा बताया गया है कि इसे आत्म केंद्रित या निजी भाषण कहा गया है। नेक्स्ट है तीसरा से पहले इसका थोड़ा परीक्षा बिंदु जान लेते हैं। वाइगोत्स्की के अनुसार यह भाषा संज्ञानात्मक विकास का संकेत है, न कि अपरिपक्वता। याद रखिएगा, वाइगोत्स्की के अनुसार इसे जो दूसरी भाषा बताया गया है, निज भाषा, प्राइवेट स्पीच को, वह जो है भाषा संज्ञानात्मक विकास का संकेत है, न कि अपरिपक्वता। अर्थात हम उसको अपरिपक्वता नहीं बोलेंगे। तीसरा देखते हैं आंतरिक या मूक भाषण, जिसे इनर स्पीच या साइलेंट स्पीच भी कहते हैं। यह उम्र लगभग 7 वर्ष के बाद के बच्चों में होती है। बच्चे जो है आंतरिक भाषण करने के समय वह जो है मन में जो है कुछ सोच और मन में बातें करने शुरू कर देते हैं। इसे समझते हैं। आइए, आंतरिक भाषण वह भाषा है जिसमें बालक बिना बोले मन ही मन सोचते हुए योजना बनाता है, समस्याओं का समाधान करता है और अपने व्यवहार का आत्मनियमन करता है। इस स्तर पर भाषा पूर्णतः आंतरिक और मानसिक हो जाता है। उदाहरण से समझें तो चुपचाप गणित का प्रश्न हल करना, मन में सोचकर उत्तर लिखना या मन में कई चीज़ें सोचते रहना, चिंतन करना, किसी चीज़ों को हम मतलब जो है मन में बोलते रहना, यह सब जो है आंतरिक या मूक भाषण या इनर स्पीच या साइलेंट स्पीच की श्रेणी में आएगा। इन सभी हिंदी नाम में भी 2 नाम और इंग्लिश में भी इनर स्पीच या साइलेंट स्पीच, इसे याद रखिएगा। और उम्र का दायरा भी पूछा जाता है तो इसे भी याद रखिएगा। परीक्षा बिंदु की बात करें तो यह भाषा उच्च मानसिक क्रियाओं, हायर मेंटल फंक्शंस का आधार है। याद रखिएगा, यह भाषा जो है उच्च मानसिक क्रियाओं, हायर मेंटल फंक्शंस का आधार बताया गया है। इस तीसरा भाषा को एक पंक्ति में क्रम इसका जाने तो सबसे पहला सामाजिक भाषण होता है, फिर दूसरा आत्म केंद्रित या निजी भाषण और तीसरा है आंतरिक भाषण। चलिए, ये रहा आपका वाइगोत्स्की का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, जिसमें पूरा रूप से समाज, संस्कृति और भाषा को श्रेय दिया गया है बच्चों का संज्ञानात्मक विकास के लिए। और ऐसा कहा जा सकता है कि सांस्कृतिक जो है सामाजिक सांस्कृतिक के अन्योन्य क्रिया को ज़्यादा स्थान दिया गया है। तो ये रही थ्योरी क्लास। अब हम देखेंगे टॉप एमसीक्यू जो लगातार परीक्षाओं में पूछा गया है। यहाँ हम जो परीक्षाओं में जैसे मेंशन करते हैं यहाँ नहीं कर पाए हैं, लेकिन निश्चित रूप से यह प्रश्न बिल्कुल पूछा गया है, प्रश्नों से संग्रह लिया गया है। पहला प्रश्न देखते हैं, वाइगोत्स्की किस देश के निवासी थे? तो अभी हम ऊपर में देखे हैं, निश्चित रूप से वाइगोत्स्की जो है रूस के मनोवैज्ञानिक थे। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, वाइगोत्स्की के सिद्धांत को किस नाम से जाना जाता है? व्यवहारवादी सिद्धांत, रचनावादी सिद्धांत, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। निश्चित रूप से अभी आप क्लास देखे हैं तो ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। नेक्स्ट है, वाइगोत्स्की के अनुसार किसी बालक के विकास सबसे महत्वपूर्ण योगदान निम्न में से किसका होता है? परिवार का, विद्यालय का, समाज का, धर्म का। तो याद रखिएगा, वाइगोत्स्की के अनुसार किसी बालक के विकास सबसे महत्वपूर्ण योगदान समाज का होता है। याद रखिएगा साथियों, समाज में ही विद्यालय, परिवार ये सब आ जाएंगे। तो समाज, इसमें मुख्य रूप से 3 बिंदु देखे हैं, 3 आधार स्तंभ, जिसमें समाज, संस्कृति और भाषा। इसलिए समाज को डालिएगा, परिवार को नहीं, क्योंकि कभी कभी परिवार को ज़्यादातर डालते हैं। तो इसमें याद रखिएगा राइट आंसर इसका ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट है, वाइगोत्स्की के सिद्धांत के विकास के लिए
किसको नज़रअंदाज किया गया है, इसमें जो है थोड़ा प्रिंट मिस्टेक हुआ है। तो वैगोत्स्की के सिद्धांत के विकास के लिए किसको नज़रअंदाज किया गया है बोला जा रहा है इस प्रश्न में। तो याद रखिएगा, इसका उत्तर है जैविक घटक को। यहाँ थोड़ा स्पष्टीकरण से समझते हैं क्यों जैविक घटक को जो है नज़रअंदाज किया गया है वैगोत्स्की के सिद्धांत में। तो वैगोत्स्की ने मुख्य रूप से संज्ञानात्मक विकास में सामाजिक संपर्क, संस्कृति, भाषा, सोशल इंटरेक्शन, संस्कृति, भाषा, कल्चरल लैंग्वेज, इन सभी की भूमिका पर ज़्यादा जोर दिया है। जबकि जैविक परिपक्वता, बायोलॉजिकल मैच्योरेशन जो है देखा जाए तो इसके प्रभाव को अपने सिद्धांत में कम महत्व दिया है या नज़रअंदाज कर दिया गया है। बायोलॉजिकल जो फैक्टर है उसको जो है बिल्कुल, और बायोलॉजिकल मैच्योरेशन को बिल्कुल नज़रअंदाज किया गया है इसके थ्योरी में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। लेव वैगोत्स्की के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से कारक बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाते हैं। तो इसमें जो तत्व देखे हैं उसके आधार पर देखिएगा। पहला जो सांस्कृतिक उपकरण है वो निश्चित रूप से सही है। सांस्कृतिक शब्द आया मतलब आपका वो जो है लेव वैगोत्स्की के जो है सिद्धांत में आएगा। सामाजिक संपर्क ये भी सही होगा। संतुलन और पुरस्कार ये जो है आप इस थ्योरी में नहीं देखे होंगे। तो इसके आधार पर पहला और दूसरा दोनों सही है, और पहला दूसरा कहाँ दिखाई दे रहा है, ऑप्शन सी में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, वैगोत्स्की के अनुसार बच्चे किस प्रकार सीखते हैं। प्रतियोगिताओं के द्वारा, साथियों के साथ बातचीत करके, पुरस्कार के लिए प्रयास करके और दंड से बचकर, उद्दीपन, प्रतिक्रिया, अनुबंधन करके। तो ध्यान से इसका उत्तर दीजिएगा साथियों, क्योंकि वैगोत्स्की के अनुसार जो है सामाजिक संपर्क की बात ज़्यादा करती है, अर्थात देखा जाए साथियों के साथ बातचीत, और वो भी सामाजिक सांस्कृतिक अंतःक्रिया देखा जाए, और भाषा को भी बहुत योगदान दिया गया है। भाषा का भी जो है इसमें बहुत जिक्र किया गया है, इसलिए साथियों के साथ बातचीत अर्थात भाषा का भी उपयोग होगा, इसलिए ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, लेव वैगोत्स्की के निकटस्थ विकास का क्षेत्र, यहाँ थोड़ा प्रिंट मिस्टेक हुआ है, निकटस्थ विकास का क्षेत्र अर्थात जेडपीडी के बारे में बताया जा रहा है। सिद्धांत में शब्दावली निकटस्थ दर्शाती है कि दी गई सहायता शिक्षार्थी की वर्तमान दक्षता की तुलना में कुछ नीचे है, कुछ ऊपर है, उसी स्तर पर है, बहुत ऊपर है। तो इसमें जो है निकटस्थ में दर्शाती है, तो याद रखिएगा यह भी सीटेट में पूछे गए प्रश्न से लिया गया है। यह कुछ ऊपर आएगा साथियों, अगर क्वेश्चन इस प्रकार का आता है तो आप कुछ ऊपर डालेंगे, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट जेडपीडी का प्रत्यय दिया गया, किसके द्वारा दिया गया, तो हम किसका थ्योरी पढ़ रहे हैं, वैगोत्स्की के द्वारा दिया गया, और वैगोत्स्की का थ्योरी देख रहे हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट है, लेव वैगोत्स्की निम्नलिखित में से किन कारकों को बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के लिए महत्वपूर्ण मानते हैं, संस्कृति, भाषा। तो निश्चित रूप से यहाँ पर भी इसका राइट आंसर फर्स्ट और सेकेंड होगा, क्योंकि संस्कृति और भाषा इस ऑप्शन के आधार पर, स्कीमा तो जीन पियाजे का थ्योरी में आता है, उद्दीपन, प्रक्रिया, संबंधों का निर्माण ये भी नहीं आता इसके थ्योरी में। तो इसमें सिर्फ दो, संस्कृति और भाषा, इस ऑप्शन के आधार पर, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, लेव वैगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार बच्चे के स्वतंत्र प्रदर्शन का स्तर और उसके प्रदर्शन का वह स्तर जो कि वह वयस्क के मार्गदर्शन या अधिक जानकारी वाले समकक्षी के साथ काम करके प्राप्त करता है के बीच का क्षेत्र क्या कहलाता है। प्रगतिशील विकास का क्षेत्र, सार्थक विकास का क्षेत्र, मानसिक विकास का क्षेत्र, निकटस्थ विकास का क्षेत्र। निश्चित रूप से ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट जेडपीडी, जिसका यह हिंदी नाम है। नेक्स्ट है, समीपस्थ विकास का क्षेत्र का एक स्थान है, गतिशील, अनम्य, यांत्रिक, स्थिर। याद रखिएगा, समीपस्थ विकास का क्षेत्र एक स्थान है, यह भी सीटेट प्रश्न से लिया गया है और ये पूछा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए, समीपस्थ विकास का क्षेत्र एक गतिशील प्रक्रिया है। नेक्स्ट है, किसके सिद्धांत में भाषा बच्चों के संज्ञानात्मक विकार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, तो यह जो है लेव वैगोत्स्की का सिद्धांत, उसी का हम थ्योरी पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट है, लेव वैगोत्स्की के विचार में संज्ञान भाषा से स्वतंत्र है, संज्ञानात्मक विकास भाषा के विकास को निर्देशित करता है, भाषा संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाती है, संज्ञानात्मक विकास भाषा के विकास से संबंधित नहीं है। तो लेव वैगोत्स्की के विचार से तो
भाषा संज्ञानात्मक विकास को क्या करती है, सुगम बनाती है। राइट आंसर इसका ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट है, वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार सहायक खोज किस में सहायक है? संज्ञानात्मक द्वंद्व, सहपाठी सहयोग, उत्प्रेरक प्रतिक्रिया सहचर्य, पुनर्बलन। तो वाइगोत्स्की के सिद्धांत में सहायक खोज जो है सहपाठी सहयोग में सहायक है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, जिक्सा पहेली को करते समय 5 वर्ष की नजमा स्वयं से कहती है, नीला टुकड़ा कहाँ है, नहीं है, नहीं यह वाला नहीं, गाढ़े रंग वाला, जिससे यह जूता पूरा बन जाएगा। इस प्रकार की वार्ता को वाइगोत्स्की किस तरह संबोधित करते हैं? निश्चित रूप से आप देखे होंगे, इसको हम प्राइवेट स्पीच कहते हैं, इगोसेंट्रिज्म स्पीच, जिसे हम आत्म केंद्रित वार्ता कहेंगे। वह खुद से बच्चे बातें कर रहे हैं, जो आत्म केंद्रित वार्ता की श्रेणी में आएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, लेव वाइगोत्स्की ने बच्चे के स्वयं के संवाद करने की क्रिया के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है? तो इसके लिए ये थोड़ा घुमा के, तो वही निजी संवाद इसका राइट आंसर हो जाएगा। उस वही प्रश्न है लगभग। नेक्स्ट है, 4-5 साल की उम्र के बच्चे अक्सर अपने आप से बातचीत करते हैं। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार यह वाक्य उनकी आत्मकेंद्रिता को दर्शाता है, उनके संज्ञानात्मक विकास में बाधा डालता है, उनके सामाजिक विकास में बाधा डालता है, उनके अपनी सोच नियमित करने में मदद करता है। तो बच्चे जो है देखा जाए तो इसमें जो है उनके अपनी सोच नियमित करने में मदद करता है, यही इसका राइट आंसर होगा। जेडपीडी का फुल फॉर्म पूछा गया है यहाँ, तो निश्चित रूप से अभी देखे होंगे, तो क्या आ जाएगा, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, जेडपीडी के कितने क्षेत्र होते हैं? 2, 3, 4, 5। तो निश्चित रूप से इसमें आप कितने क्षेत्र देखे हैं? 3 क्षेत्र। बच्चे के द्वारा सीखने का जेडपीडी के 3 क्षेत्र जो है निर्माण किया गया है। वाट आई कैन डू इट, मतलब बच्चा जो कर सकता है स्वतंत्र रूप से, बच्चा जो सहायता से कर सकता है, और बच्चा जहाँ पर बिल्कुल नहीं कर सकता। तो 3 रीजन बताया गया है, 3 क्षेत्र बताए हैं। नेक्स्ट है, स्कैफोल्डिंग का अर्थ क्या है? स्थायी सहायता, दंड देना, अस्थायी सहारा देना, पुरस्कार देना। निश्चित रूप से इसका राइट आंसर अस्थायी सहारा देना स्कैफोल्डिंग का अर्थ है। नेक्स्ट है, निम्न में से स्कैफोल्डिंग की विशेषता कौन सी है? सहायता कभी कम नहीं होती, सहायता धीरे धीरे घटती है, सहायता हमेशा समान रहती है, सहायता नहीं दी जाती। तो याद रखिएगा, सहायता धीरे धीरे घटती है, क्योंकि बच्चा जो है सीखने लग जाता है और धीरे धीरे वो स्वतंत्र रूप से करने में जो है सक्षम होते जाता है। तो यहाँ पर स्कैफोल्डिंग की विशेषता कौन सी है पूछा जाएगा, तो आप सहायता धीरे धीरे घटती है डालेंगे। नेक्स्ट है, आत्म केंद्रित या निजी भाषण की आयु क्या है? तो इसमें देखे होंगे 3 से 7 वर्ष। ये दूसरा जो है भाषा का जो बीच वाला भाषा 3 प्रकार देखे हैं, उसमें दूसरा है, तो दूसरा में 3 से 7 वर्ष इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा का सबसे पहला स्तर कौन सा है? आंतरिक भाषण, निजी भाषण, सामाजिक भाषण, मुक्त भाषण। निश्चित रूप से जो वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा का सबसे पहला स्तर बताया गया है वो है सामाजिक भाषण। नेक्स्ट है, आंतरिक भाषण किससे संबंधित है? बाह्य संवाद, सामाजिक संप्रेषण, उच्च मानसिक क्रियाएं, शारीरिक विकास। तो आंतरिक भाषण जो है किससे संबंधित है? निश्चित रूप से उच्च मानसिक क्रियाएं से। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा विकास का सही क्रम कौन सा है? तो सबसे पहले क्या आता है? सामाजिक भाषा, फिर उसके बाद आता है निजी भाषा, उसके बाद फिर आंतरिक, इसलिए राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार सहायक खोज किस में सहायक है? सहपाठी सहयोग। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से पाठ का सही उदाहरण क्या है? सवालों के जवाब बताना, संकेत एवं इशारे देना, भौतिक पुरस्कार देना, उद्दीपन प्रतिक्रिया के अनुकूलन को सक्रिय करना। तो पाठ का सही उदाहरण क्या है? संकेत और इशारे देना, अर्थात थोड़ी सी सहायता देना, थोड़ा इशारा देना, मतलब एक क्लू के माध्यम से सिखाना, ऐसा कह सकते हैं। तो पाठ यहाँ पर स्कैफोल्डिंग का ही उदाहरण बताया जा रहा है, तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा, संकेत एवं इशारे देने। नेक्स्ट है, लेव वाइगोत्स्की का समाजशास्त्री सिद्धांत शिक्षण अधिगम के लिए किस स्तर पर बल देता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, सहकर्मी बातचीत और पाठ। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, MKO का पूर्ण रूप क्या है? तो निश्चित रूप से अभी देखे होंगे, मोर नॉलेजेबल अदर। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर
होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कथन वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार सही है? तो सीखना पहले होता है, विकास बाद में, विकास पहले होता है, सीखना बाद में, सीखना और विकास असंबंधित है, सीखना केवल जैविक प्रक्रिया है। तो बताइए इसका उत्तर क्या होगा? तो याद रखिएगा, देखा जाए तो सीखना पहले होता है, विकास बाद में, यह वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार बताया गया है। राइट आंसर इसका ऑप्शन ए होगा। सीखना पहले होता है और विकास बाद में, यह वाइगोत्स्की के अनुसार बताया गया है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। इस प्रकार ये रही साथियों वाइगोत्स्की के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत का शानदार क्लास, थ्योरी और एमसीक्यू दोनों। इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल टीचरशिप। धन्यवाद साथियों।